अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज कुछ एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन के बारे में आए हैं। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। मेरा सवाल कुछ इस तरह से है कि अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी इज़। अब इस सवाल को सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या निकलता है। जैसे अगर आपको याद हो तो ड्यूरिंग लेक्चर मैं जब आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था। उस वक्त मेरे पास कुछ इस तरह से था कि वेलोसिटी का एवरेज या एवरेज वेलोसिटी कुछ इस तरह से मेरे पास होती थी कि 2v1 मल्टीप्लाई बाय v2 एंड अपॉन में आ जाएगा v1 प्लस v2। जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड किए हैं वो इस फार्मूले को देखकर पहचान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब इसके अंदर ज़रा हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो मेरे पास ये 2 सेम, और आपको पता है कि एक वेलोसिटी हमें मिली हुई है उसको हम v1 कंसिडर करते हैं और दूसरी हमारे पास v2 हो जाएगी। जैसे v1 मेरे पास मिली हुई है 20 और v2 जो मेरे पास है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। अपॉन में भी इस तरह से हम इनके वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इस जगह पर रख देंगे 20 और यहाँ पर हम रख देंगे 30। इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन में। अब 20 प्लस 30 मेरे पास 50 होता है। अब आप इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल कर दें। 5 वन द 5, 5 4 द 20 हो जाएगा। अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 3 द 12 एंड 12 टू द 24 आ जाएगा। तो 24 किलोमीटर पर आवर हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा, जो कि आपको नज़र आएगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो सवाल पहला जो हमारे पास है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा और दूसरा सवाल है अ बॉडी मूव्स 6 किलोमीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो बच्चों ये हमारे पास जो दूसरा सवाल है ये सॉल्व होगा पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ पर रिजल्टेंट, हम इस जगह पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को हम इक्वल करते हैं। जितने भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मिले हुए हैं इन सबको, जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 8 मीटर तो यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर कर देंगे, और तीसरा मेरे पास है 10 मीटर तो यहाँ पर हम 10 का स्क्वायर कर देंगे, और इन सब का अंडर रूट रेडिकल फाइंड करना है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको पता है ये मेरे पास हो जाएगा 36, ये मेरे पास हो जाएगा 64 एंड दिस विल बी 100। तो इन सबको अगर तो हम ऐड करते हैं तो आई थिंक ये मेरे पास 200 आ जाएगा। इन सब के ऊपर अभी तक रेडिकल चलता हुआ आएगा। ये रेडिकल इस 200 के ऊपर भी। अच्छा, इस 200 को फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये अंडर द रूट। आपको पता है कि 100 का जो रूट होगा वो 10 आ जाएगा और 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से 10 रूट 2 की सूरत में, और ये आपको ऑप्शंस में नज़र आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये है हमारे पास ऑप्शन सी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है और तीसरा सवाल है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन inclined at angles of 30 degree and 60 degree with the time axis. The ratio of velocities VA is ratio VB is. ये नीचे आपको 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे, 1:2, 1:√3, √3:1 एंड 1:3। तो देखो बच्चों, याद होगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप आपको वेलोसिटी के बारे में बताएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको बताएगा वेलोसिटी के बारे में, और स्लोप आपको पता है किसी और चीज़ के बराबर नहीं, बल्कि स्लोप बराबर होता है tan थीटा के बराबर। अब tan थीटा है तो हम यहाँ पर
अगर VA को कंसिडर करते हैं तो यकीनन ये मेरे पास हो जाएगा 1030 डिग्री, और अगर हम VB को कंसिडर करते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा 1060 डिग्री, क्योंकि सवाल के अंदर मेंशन है एक 30 डिग्री एंगल और एक 60 डिग्री एंगल। अच्छा, 1030 डिग्री का अगर हम वैल्यू देखें तो ये मेरे पास बराबर होता है 1/√3, और 1060 डिग्री मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बराबर होता है √3 के। अगर हम इन दो वेलोसिटीज़ का रेशो बनाएं, जैसे VA को हम रेशो के तौर पर डिवाइड करते हैं VB के साथ, तो आपको पता है VA यानी कि ये बराबर हो गया किसके, 1/√3, और जो VB है ये किसके बराबर हो गया, √3 के बराबर हो गया। तो इस जगह पर मैं रख देता हूँ 1/√3 और इसके अपॉन में रख देता हूँ √3। अब आपको पता है कि ये जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स होगा, और इन्वर्स कुछ इस तरह से होगा कि 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ऊपर तो मेरे पास 1 बचेगा और नीचे मेरे पास आ जाएगा √3 × 3, क्योंकि दोनों सेम रूट के अंदर है और सेम चीज़ें। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास निकलेगा 3। तो 1/3 का मतलब ये है कि अगर मेरे पास VA का रेशो बनाते हैं VB के साथ, तो ये मेरे पास 1:3 होगा, और ये 1:3 आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन डी के अंदर। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, तो चौथा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर साउथ एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड, द नेट डिस्प्लेसमेंट इज। अब यहाँ पर भी नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, और 3 डिस्प्लेसमेंट आपको मिले हुए होंगे। तो आपको याद होगा कि जैसे हमने सवाल नंबर 2 के अंदर सॉल्व किया था, इस सवाल के अंदर भी हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। तो हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो मेरे पास इक्वल हो जाएगा √, और इस √ के अंदर ये सारा का सारा मामला हमने सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ पर मेरे पास अगर आप कंडीशंस के मुताबिक देखें तो ये आपको पता है, हम डायरेक्शंस के मुताबिक देखते हैं कि एक तरफ मेरे पास यहाँ पर मेरे पास नॉर्थ है, यहाँ पर मेरे पास साउथ है, इस तरफ मेरे पास ईस्ट है, और यहाँ पर मेरे पास वेस्ट है। अब अगर सवाल को देखें तो एरोप्लेन जो है वो 400 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ से 400 मीटर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 400 मीटर ऊपर चला गया, ठीक है भाई। और उसके बाद जो 300 मीटर है वो साउथ की तरफ आ रहा है। अब आपको पता है कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो यहाँ से जब 300 मीटर दोबारा आएगा तो आपको पता है ये 300 मीटर फिर नेगेटिव के साथ लिया जाएगा। तो इसको मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ, वैल्यू पुट करना चाहूँ, तो 400 माइनस का 300 हो जाएगा और ब्रैकेट, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ मिली हुई है, डिस्प्लेसमेंट जो आपको मिला हुआ है, वो हमारे पास मिला हुआ है और तकरीबन 1200 मीटर। तो हम यहाँ पर इस 1200 का भी स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके हमारे पास 400 माइनस 300 ये आ जाएगा मेरे पास 100, इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 1200 का स्क्वायर। ये इन सब के ऊपर √ सेम आ रहा है। अच्छा, 100 का स्क्वायर जो होता है वो मेरे पास 10,000 होगा, और प्लस में 1200 का मेरे पास जो स्क्वायर है वो आएगा 14400 एंड 00। इन सब के ऊपर √ रेडिकल अभी भी आ रहा है, इस इक्वल टू। अब इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 145,000 एंड 0। और अब लास्ट स्टेप के अंदर इसका मुझे √ रेडिकल मालूम करना है। जैसे ही मैं इसका √ मालूम करूंगा, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं, आप उनसे मालूम कर सकते हो। जैसे आप इसका √ मालूम करेंगे तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर आपके पास आ जाएगा 1204.16 मीटर। अब आपको पता है यहाँ पर ऐसा एग्जैक्ट आंसर तो कोई भी शो नहीं हो रहा, लेकिन ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ है 1200 मीटर, तो यकीनन यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, तो सवाल 5वां आपके सामने है, और 5वां सवाल है कि अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन फॉर द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ लेंथ 850 मीटर्स। मतलब टाइम इसके अंदर हमें मालूम करना है, जबकि ट्रेन की लेंथ 150 मीटर है और ब्रिज की लेंथ 850 मीटर है।
और ट्रेन मूव कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर के साथ। अब देखो बच्चों, ये आपको पता है कि लेट सपोज ये मेरे पास एक ट्रेन है। ऐसा ही एक सवाल हमने किया भी था, आप देख लें, इमेजिन करें कि ये मेरे पास ट्रेन है और इसकी जो लेंथ है वो 150 मीटर है, 150 मीटर। अब यहाँ से मिसाल के तौर पर यहाँ से एक ब्रिज स्टार्ट हो रहा है और वो ब्रिज यहाँ पर जाकर ख़त्म हो रहा है। इस ब्रिज की जो लेंथ है वो है मेरे पास 850 मीटर। आपको पता है कि जैसे ये ट्रेन इसके अंदर आएगी, यानी कि इस ब्रिज के ऊपर आएगी, तो इसको पूरा का पूरा क्रॉस करते वक्त जो पूरा डिस्प्लेसमेंट या पूरा डिस्टेंस लिया जाएगा वो यहाँ तक लिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 150 मीटर इसका और 850 मीटर इसका, इनको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो मेरे पास बन जाएगा 850 प्लस 150, तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा 1000 मीटर के। अच्छा भाई, आपको पता है कि जो स्पीड मिली हुई है वो मिली हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। इसको सिंपली तौर पर हर बच्चे को कन्वर्ट करना आता है, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 12.5 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। सिंपली आपको सिंपली फार्मूला पता है कि जो v होता है वो बराबर होता है s/t के। बट आई एम इंटरेस्टेड इन टाइम, तो मैं क्या करूँगा, इस v को t के साथ इंटरचेंज कर दूंगा। फार्मूला मेरे पास बन जाएगा t = s/v। वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। s मेरे पास कितना है, s है मेरे पास 1000, अभी ये मैंने फाइंड किया, और अपॉन में जो v है वो है मेरे पास 12.5। सो t = जब भी मैं 1000 को 12.5 के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 80, और सामने हम प्यारा सा लिख देंगे सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि टाइम हमारे पास कितना आ चुका है, 80 सेकंड, और ये 80 सेकंड आपको ऑप्शन सी के अंदर नजर आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा जी। तो अगला सवाल आपको नजर आ रहा है, द रेशो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज। अब आपको पता है कि ये वेलोसिटी और स्पीड के दरमियान रेशो या वैल्यूज का पूछ रहा है। आपको पता है कि ये मेरे पास बन चुकी है वेलोसिटी और ये है मेरे पास स्पीड, इन दोनों के दरमियान रेशो की बात कर रहा है। वेलोसिटी के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और स्पीड के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो हमारे पास डिस्टेंस होता है। अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, कम होता है, और जो डिस्टेंस है वो बड़ा होता है। जब भी हम किसी छोटे को बड़े के साथ डिवाइड करेंगे तो ये यकीनन हमारे पास लेस देन 1 ही आएगा। तो इसका आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, लेस देन यूनिटी। तो इसका ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो सातवां सवाल आपके सामने है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट टाइम t इज गिवन बाय x = a0 + a1t + a2t स्क्वायर, द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज। अब इस सवाल को देखेंगे ज़रा, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारे पास x है और x मेरे पास बराबर है a0 + a1t + a2t स्क्वायर के। अच्छा भाई, अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो आपको पता है कि वेलोसिटी मेरे पास बराबर होती है dx/dt, डिफरेंशिएट, और जो एक्सेलरेशन है वो मेरे पास बराबर होती है dv/dt के। आप अगर इस एक्सेलरेशन के फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये मेरे पास d/dt तो सेम आ चुका। इस वेलोसिटी की जगह पर इसका ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा dx/d और t हो जाएगा। इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, और एक्सेलरेशन मेरे पास बराबर होगा ये d, और यानी कि ये d² x हो जाएगा और अपॉन में dt² हो जाएगा। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, ये इंजीनियरिंग के बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैथ वगैरह जो पढ़ेंगे वो मेरे पास ये होगा कि वेलोसिटी जो है वो मेरे पास बराबर है a1 + 2a2 और t, क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्म है इसकी जो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है ये बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकला। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव, क्योंकि डबल डेरिवेटिव आया हुआ है इस जगह पर,
तो अगर हम एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव करते हैं तो ये मेरे पास इसका 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा 2a और 2t भी ख़त्म हो जाएगा। एक्सेलरेशन मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी और ये आपको नज़र आ रही है ऑप्शन सी के अंदर। 8वां सवाल आपके सामने है और 8वां सवाल में कुछ इस तरह से कह रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड बाय। अब नीचे 4 ऑप्शंस आपके सामने मिले होंगे, अगर तो आप ऑप्शन सी को चेक करें और ऑप्शन सी मेरे पास क्या है, ऑप्शन सी मेरे पास है स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। पता है ना आपको कि जब वी टी ग्राफ का स्लोप लिया जाता है तो वो आपको क्या देता है, वो आपको एक्सेलरेशन ही देता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखेंगे मोटर कार मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड कम टू स्टॉप ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इट्स एक्सेलरेशन इज। मतलब इस सवाल के अंदर हमसे एक्सेलरेशन मालूम करने का कह रहा है। आप देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, दैट इज 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस pi स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन बनाता हूँ तो vf इज इक्वल टू vi स्क्वायर प्लस 2as बन जाएगा। वैल्यूज पुट करें, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि ब्रेक का जिक्र है इस सवाल के अंदर, और इनिशियल वेलोसिटी आपको 20 मिली हुई है, 20 का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर सेम रखेंगे। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करनी है और s गिवन है कितना है, वो है हमारे पास 10। तो 0 का स्क्वायर 0 और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा प्लस में, और 2 को 10 के साथ करेंगे तो ये मेरे पास 20a आ जाएगा। आप देखें अगर यहाँ से मैं इस 20a को उस तरफ लेकर जाता हूँ या 400 को मैं उस तरफ लेकर जाता हूँ तो ये माइनस का 400 हो जाएगा और बराबर के इस तरफ 2 और a बचेगा। तो अगर यहाँ से 2 को मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है उस तरफ लेकर जाऊँगा तो डिवाइड करेगा। यहीं पर आप देखें ये यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर, और यहाँ से 2 1 द 2 2 2 द 4, तो यानी कि माइनस का 2 नहीं है बल्कि 20 है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 20। तो एक्सेलरेशन मेरे पास बराबर हो जाएगा माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड, और ये माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड आपको ऑप्शन बी के अंदर नज़र आ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 10वां आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस विथ हैव जीरो एक्सेलरेशन। अब आपको पता है कि जब भी जीरो एक्सेलरेशन होगी तो इसका मतलब फोर्स जीरो है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर अगर आप देखेंगे, ऑप्शन डी अगर इसका मैं अगर कहूँ कि ऑप्शन डी को एक बार रीड करें तो ऑप्शन डी है मेरे पास, व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट जीरो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी है। तो 11वें नंबर सवाल के अंदर ऑप्शन बी जो हमारे पास है, ऑप्शन बी आप इसको ज़रा रीड करें, अ बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव अ वेरिंग स्पीड। तो ये इसके अंदर फॉल्स हो जाएगा, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट इसके अंदर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जी, सवाल 12वां आपकी स्क्रीन के ऊपर है, स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड, द हाइट ऑफ द टावर इज अबाउट। मतलब इसके अंदर हमसे हाइट पूछ रहा है। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास एक तो गिवन है इनिशियल वेलोसिटी vi, और वो आपके पास है 0, क्योंकि जब लाजमी तौर पर टावर से स्टोन को ड्रॉप किया जाएगा तो उस वक्त तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। और टाइम जो आपको गिवन है वो है 4 सेकंड का, 4 सेकंड का आपको टाइम मिला हुआ है। हाइट आपको फाइंड करनी है, जबकि ची का वैल्यू तो आपको पता है 9.8 या यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर अगर हम ये वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और ग्रेविटी के तौर पर अगर लिखें तो s की जगह पर आ जाएगा हाइट इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2, यहाँ पर हो जाएगा GD स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, h हमने फाइंड करना है, h का वैल्यू तो हम h को यहीं पर h सेम लगते हैं, h को हम यहाँ पर सेम लिखते हैं, vi की जगह पर 0 हो जाएगा, टाइम तो 4 सेकेंड प्लस 1/2 यहाँ पर आ जाएगा 10, और t यानी कि 4, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, h इज इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा प्लस में 1/2 और यहाँ पर 10 और 4 4 द 16 हो जाएगा, 4 4 द 16 सॉरी। अब आप देखेंगे कि 2 1 द 2 हो जाएगा एंड 2 8 द 16, तो h इज इक्वल टू
ज़ीरो तो ख़त्म हो गया, प्लस यहाँ पर 1 और 10 और 8, यानी कि कुल मिलाकर 80, और साथ में हम क्या लिख देंगे, मीटर, सॉरी 80, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 मीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ projectile is 10 second, range is 500 meter, the maximum height attained by it will be। 4 ऑप्शंस नीचे आपको गिवन है। देखिए इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि टाइम तो हमारे पास आपको गिवन है कितना, ये 10 सेकेंड आपको मिल चुका है। अच्छा, उसके बाद जो रेंज है वो रेंज भी गिवन है, वो कितनी है, वो है 500 मीटर। आपको पता होगा प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको पढ़ाया है, टी मेरे पास बराबर होता है 2u sin थीटा अपॉन में जी के, और ये फिर मेरे पास टाइम जो है ये किसके बराबर है, ये 10 सेकंड के बराबर। अगर इसको ज़रा सा रीअरेंज करता हूँ तो ये मेरे पास 2u sin थीटा बराबर मेरे पास हो जाएगा 10 और जी के। यहाँ से ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो 2 यहाँ से हटा यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड होकर ये मेरे पास बचेगा u sin थीटा इज इक्वल टू 5g। ठीक है भाई, अब ये आपके पास हो चुका है। अच्छा, बात यहाँ पर हाइट की कर रहा है तो हाइट का फार्मूला भी मेंशन करना लाजमी है। हाइट मेरे पास बराबर होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन में 2 और g हो जाएगा। फिर उसके बाद h इज इक्वल टू, आपको पता है u साइन थीटा का वैल्यू आपको मिल चुका है 5g, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5g और इसका कर देंगे स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पर है मेरे पास 2g, इसको मैंने सेम लिखा, इसका स्क्वायर सॉल्व करता हूँ तो h इज इक्वल टू यहाँ पर होगा मेरे पास 25 और g का स्क्वायर, अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 2 और g। इस g से इसका स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। आगे देखेंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे, इसको मैं मिटाता हूँ, इतना सब पोर्शन मिटा देते हैं, आपने देख लिया होगा, और फिर आगे इसको मसीह चलाते हैं। ये जो मेरे पास हाइट है, ये हाइट मेरे पास इक्वल हो जाएगा 25g और अपॉन में क्या हो जाएगा, सिंपल 2 हो जाएगा। आप अगर देखें तो हाइट जो मेरे पास है वो बराबर होगा 25 मल्टीप्लाई जी का वैल्यू यहाँ पर 10 लिखेंगे और अपॉन में हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करें तो हाइट इज इक्वल टू 250 और डिवाइडेड बाय 2, तो हाइट इज इक्वल टू 125 और मीटर आ जाएगा। और ये ऑप्शन आपको नज़र आएगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो इस सवाल का राइट जवाब ऑप्शन ए होगा। 3 आपके सामने है और द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। अब यही कंडीशन है सवाल की, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। अब इसको ज़रा गौर से देखें। देखिए हमारे पास जो कंडीशन है वो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि जो रेंज है वो मेरे पास बराबर कर दी मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स। अब यहाँ पर 2 फार्मूलाज चाहिए, एक तो चाहिए रेंज का और दूसरा चाहिए हाइट का। तो एज वी नो हमारे पास रेंज का फार्मूला हमें याद है, ये है मेरे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ये फार्मूला आ चुका है मेरे पास। मैं मिटा दूंगा इसको, देख लें ज़रा। और जो हाइट है मेरे पास वो हाइट है मेरे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी पिछले सवाल के अंदर भी ये फार्मूला मैंने लिखा था, अपॉन में g हो गया, अपॉन में 2g हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हमने इस कंडीशन के अंदर पुट करना है। जैसे इस कंडीशन के मुताबिक इसको मैं इस जगह पर सॉल्व करता हूँ। एक तरफ r है तो r मेरे पास बराबर होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g के, और ये फिर मेरे पास बराबर हो जाएगा ये मेरे पास बराबर हो जाएगा h के, और यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ, 4 के साथ h है तो h मेरे पास बराबर है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 और g के हो जाएगा। अब यहाँ से हम जो सिमिलर टर्म्स हैं को काटना स्टार्ट कर देंगे। जैसे सबसे पहले u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, उसके बाद इस 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4 हो चुका है, और फिर इस g से g भी हमारे पास कैंसिल हो चुका है। बाकी हमारे पास क्या बचता है, बाकी हमारे पास बचता है साइन 2 थीटा
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि साइन 2 थीटा मेरे पास बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई होप नज़र आ रहा होगा आपको। अब जो कंडीशन है कि यहाँ से इस 2 को 2 ने कैंसिल कर दिया, इस साइन थीटा को साइन के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इस जगह पर सिर्फ बचता है कॉस थीटा और यहाँ पर बचता है साइन थीटा। आपको पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि जो साइन, यहाँ से अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास जो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है वो बराबर होता है टेन थीटा के, और इस जगह पर टेन थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 जो है वो मेरे पास बराबर होता है 45 डिग्री के। तो इसमें जो आपको ऑप्शन नज़र आएगा वो ऑप्शन नंबर सी नज़र आएगा। इस सवाल का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 45 डिग्री। रेंज ऑफ पार्टिकल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री with the horizontal is 1.5 kilometer. What is the range of the projectile when launched at an angle of 45 to the horizontal? अब 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको सॉल्व इस तरह से किया जाएगा, क्योंकि रेंज का जिक्र है तो हम सबसे पहले रेंज का फार्मूला लिख लेते हैं। मेरे पास जो रेंज होती है वो रेंज बराबर होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में आ जाएगा जी। आपको पता है कि जो रेंज की बात कर रहा है वो 15 डिग्री के ऊपर है, और दूसरा रेंज आपको गिवन है 1.5 किलोमीटर। तो हम रेंज की जगह पर रख देंगे 1.5 किलोमीटर, और यहाँ पर हमारे पास ये यू स्क्वायर सेम, साइन सेम और 2 भी सेम आ जाएगा। थीटा की जगह पर हम 15 डिग्री रख देंगे, अपॉन में मेरे पास ये जो जी है ये सेम आ जाएगा। और मज़ीद इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास बनेगा 1.5 इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ यू स्क्वायर अपॉन में जी, और साथ में साइन, और फिर यहाँ पर 30 डिग्री हो चुका है। 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इस साइन 30 डिग्री को जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है उस तरफ लेकर जाऊँ तो ये यकीनन डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर 1.5 के अपॉन में आ जाएगा साइन 30 डिग्री, और इस तरफ अकेला बचेगा यू स्क्वायर अपॉन में जी। इससे आगे और मज़ीद सॉल्व करें तो 1.5 को मैंने यहाँ पर सेम लिखा 1.5, और अपॉन में साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ये मैंने 1/2 लिखा इस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में जी सेम आ चुका है। अब ये 2 बिल्कुल ऊपर वाले के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 आपको पता है ये मेरे पास 3 हो जाएगा, और 3 के साथ चले मैं किलोमीटर भी लिख देता हूँ सहूलत के लिए, और ये मेरे पास यू स्क्वायर अपॉन में जी हो चुका है। अब यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। अब दोबारा अगर मैं रेंज का फार्मूला इस्तेमाल करूँ, और ये वाली जो रेंज है, क्योंकि 2 किस्म की रेंज है, एक 15 डिग्री के ऊपर और दूसरा 45 डिग्री के ऊपर, तो आप देखेंगे कि रेंज मेरे पास इक्वल हो रही है वही वाला फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में आ जाएगा जी। इसके अंदर वैल्यूज वगैरह पुट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो रेंज मेरे पास यहाँ पर सेम, यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन में जी आ जाएगा, और साइन 2 सेम हुआ, और थीटा की जगह पर हम रख देंगे 45 डिग्री। और मज़ीद इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, आप यहाँ से देखें, इसको और मज़ीद सॉल्व किया तो आर इज इक्वल मेरे पास हो जाएगा, अब यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है 3 किलोमीटर आपको गिवन है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया मेरे पास 3 किलोमीटर, और यहाँ पर हो चुका है मल्टीप्लाई में साइन 90 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई बाई 2 साइन 90 डिग्री, सो आर इज इक्वल टू, अब आपको पता है साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है, तो 3 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, यानी कि आर रेंज मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर आ जाएगी। ये वाला जो 3 किलोमीटर वाला ऑप्शन है ये आपको ऑप्शन बी के अंदर नज़र आ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट रिटर्न्स टू ग्राउंड, डिस्क्राइब अ पैराबोलिक पाथ। मतलब वही वाला जो एक
प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर होता है वही वाला पैराबोलिक पाथ कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। अब आपको पता है पैराबोलिक पाथ है तो कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेगी। इसके अंदर अगर आप देखें तो जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है ये ऑप्शन सी है जो कि इसके अंदर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। A projectile fired with initial velocity u at some angle theta has a range r if the initial velocity be doubled at the same angle of projection, then the range will be 2r, r by 2, r या 4r। बड़ा ही आसान सवाल। देखिए रेंज का फार्मूला दोबारा हमने, क्योंकि रेंज का जिक्र है तो रेंज का फार्मूला हम लिखेंगे। रेंज मेरे पास बराबर होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी आ जाएगा। अब ये मेरे पास रेंज का फार्मूला हो चुका है। सवाल के अंदर कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इस u को डबल कर दें। अब u को अगर हम डबल करते हैं तो वो किस तरह से, देखें r इज इक्वल टू इस u के साथ मैं 2 लगा देता हूँ और ये 2u बन चुका है। अब ये 2u का स्क्वायर होगा और साथ में साइन 2 थीटा अपॉन में g आ जाएगा। अब अगर इसको और मज़ीद आगे चलाएं, आगे सॉल्व करें तो r इज इक्वल टू ये मेरे पास 4 u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g हो जाएगा। अब आप देखें ना कि ये वाला जो टर्म है पूरा का पूरा, ये जो टर्म है इतना सा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, ये तो आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर अगर ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g है तो ये किसके इक्वल है, r के। तो हमारे पास जो न्यू r बनेगा जिसको हम यहाँ पर r डैश के साथ कंसीडर करते हैं, वो r डैश यानी कि जो न्यू रेंज बनेगी वो मेरे पास 4 और इस पूरे टर्म की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। 4r हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर नजर आ रहा है। Equation of velocity of a particle with time moving along a straight line illustrate in the following figure। अब मतलब जो आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है इसके अंदर टोटल आपने डिस्टेंस ट्रेवल जो पार्टिकल कर रहा है ये आपने कैलकुलेट करना है और नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है। आपको स्क्रीन पर साइड पर डायग्राम नज़र आ रहा होगा। आपने क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, इन चारों का आपने एरिया फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे अगर हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करते हैं वो डिस्टेंस के अंदर मैंने इन सब के सब एरियाज को आपस में सिंपली प्लस करना है। तो डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर बराबर होगा एरिया अंडर वी टी ग्राफ। वी टी ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आ रहा है मैंने सिंपली उसको कैलकुलेट करना है। तो देखें एरिया जो या डिस्टेंस जो है वो मेरे पास बराबर होगा, मैं फर्स्ट का एरिया प्लस कर देता हूँ सेकंड के एरिया के साथ, इसको प्लस करूँ A3 के साथ और इसको प्लस कर देता हूँ A4 के साथ। अब इसकी जगह पर इसके फार्मूलाज रखेंगे। जैसे पहली फिगर आपको नज़र आ रही है ट्राइंगल हो और ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का बेस या ट्राइंगल का जो एरिया है वो फाइंड करना आपको आता है 1/2 है। और उसके बाद आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर इनटू बेस हम रखते हैं तो परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर 20 नज़र आ रहा है और जो बेस है वो आपको यहाँ पर 1 नज़र आ रहा है। तो ये हमने A1 का वैल्यू रख दिया। इसके बाद इसको प्लस करते हैं A2 के साथ, तो A2 जो है वो आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा है। अब स्क्वायर के अंदर हमने क्या करना होता है, लेंथ इनटू विड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम रखेंगे हमारे पास 1 × 20 हो गया। मतलब लेंथ जो आपको नज़र आ रही है वो 1 है और जो क्योंकि 2 - 1 करेंगे तो 1 ही बचेगा और जो विड्थ है वो हमारे पास 20 तक पहुंच रही है। A3 देखें तो A3 हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। इस ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करना भी मैंने सिखाया था। इसका फार्मूला होता है 1/2 और यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 और 3 वाली लाइन के दरमियान या ये 2 और 3 वाली लाइन जितनी है इनकी जगह पर हम रखेंगे। एक पर हमने रख दिया 20 और दूसरी पर हमारे पास है 10, इन दोनों के वैल्यूज़, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के दरमियान मौजूद परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये मेरे पास कितना होगा, ये मेरे पास 1 ही हो जाएगा। और लास्ट में जाकर फिर आपको एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। इसको फिर इसी तरह से हमने जैसे यहाँ पर इसको हमने एरिया फाइंड किया इसी तरह से यहाँ पर भी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 × और एक हो जाएगा 1। तो चलिए इन सबको और मज़ीद आगे सॉल्व करें। 1/2 यहाँ पर हो गया और यहाँ से
या सिंपली मैं इसको और मज़ीद इसी करूँ तो ये 2 से 20 यानी कि यहाँ पर 10 बचा, तो इस तरफ 10 मल्टीप्लाई बाय 1 तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 10 ही बचेगा, प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 1 ये मेरे पास 20 आ चुका है, प्लस ये सिंपली देखेंगे कि ये 1/2 मैंने सेम रखा, 20 + 10 ये मेरे पास 30 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 1 फिर भी 30 रहेगा, प्लस में 1 को 10 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 10 ही बचेगा। और मज़ीद आगे सॉल्व करें तो 10 + 20 सेम हुआ, प्लस ये मेरे पास 15 हो जाएगा और प्लस में 10 हो जाएगा। अगर मैं इन सब को आपस में प्लस करता हूँ तो ये मेरे पास लगभग 55 मीटर आ जाएगा और ये 55 मीटर आपको आपके ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। सवाल नंबर 19 आपको नज़र आ रहा है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। याद रखिएगा बच्चों कि ये जो 4 ग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं ये चारों के चारों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हैं या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो भी आप कहना चाहें, एस गिवन है। तो इनमें आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को चेक करना है। तो याद रखिएगा कि मेरे पास, हमेशा के लिए याद रख लें इस बात को, कि मेरे पास कुछ इस तरह का जो ग्राफ होता है एस और टी की सूरत में, ये वाला जो ग्राफ है कुछ इस टाइप का जो ग्राफ होता है इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक। ये मेरे पास कहलाता है पैराबोलिक और अपवर्ड। पैराबोलिक अपवर्ड ग्राफ जो भी मेरे पास होता है, पैराबोलिक अपवर्ड ग्राफ, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो पैराबोलिक अपवर्ड ग्राफ है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको आपके ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही दिखाई दे रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल है कि व्हेन एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपस में बराबर हो गई हैं, देन द बॉडी इज सेड टू मूविंग विद, यकीनन ये तो हर किसी को पता होगा, ये बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी, और ये आपको नज़र आ रहा है आपके ऑप्शन सी के अंदर। थैंक यू।